नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, ऊंट या फिर रंग बिरंगे किले। पर क्या राजस्थान सिर्फ यही है? हकीकत में ये तो विशाल विरोधाभासों का प्रदेश है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है राजस्थान की भौगोलिक बनावट को समझने की। चलिए शुरू करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या राजस्थान एक ही है या इसके कई चेहरे हैं? एक तरफ तो थार का सूखा रेगिस्तान है, दूसरी तरफ अरावली के हरे भरे पहाड़, कहीं चंबल के मैदान है तो कहीं पठार। सच तो यह है कि राजस्थान ये सब कुछ एक साथ है, और यही विविधता है जो इसे समझना एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती बना देती है। अब देखिए, इसी चुनौती की वजह से भूगोल वेत्ताओं को ये बात समझ में आई कि पूरे राजस्थान को एक ही नजर से देखना नामुमकिन है। अगर इसे सच में समझना है तो इसके अलग अलग हिस्सों को, इसके अलग अलग चेहरों को पहचानना और उन्हें बांटना बहुत जरूरी था। तो राजस्थान को समझने का ये सफर कई दशकों तक चला। इसकी शुरुआत हुई 1967 में, जब वीसी मिश्रा ने पहली बार कोशिश की। फिर ठीक एक साल बाद 1968 में एके सेन आए, जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने जलवायु पर फोकस किया। 1971 में डॉक्टर राम लोचन सिंह ने एक ज्यादा साइंटिफिक मॉडल पेश किया। और आखिरकार 1994 में तिवारी और सक्सेना ने वो स्टैंडर्ड तय किया जो आज सबसे ज्यादा माना जाता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन शुरुआती कोशिशों से जिन्होंने आज के वर्गीकरण की नींव रखी। ये वो पहले कदम थे जिन्होंने राजस्थान के कॉम्प्लेक्स भूगोल को एक सिस्टमैटिक तरीके से देखने का रास्ता दिखाया। इस कहानी के पहले हीरो थे वीसी मिश्रा। साल था 1967। वो पहले इंसान थे जिन्होंने राजस्थान का भौतिक विभाजन करने की एक फॉर्मल कोशिश की। कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक कदम था। मिश्रा जी का आधार था स्थलाकृति, मतलब जमीन की बनावट कैसी है, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान। द नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनके काम को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान को 7 हिस्सों में बांटा। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तरी नहरी सिंचित क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक और कृषि मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार जिसे हम हाड़ौती भी कहते हैं, और आखिरी में बीहड़ क्षेत्र। ये बीहड़ मतलब चंबल नदी के कटाव से जो गहरी घाटियां और गड्ढे बन जाते हैं, वो वाला इलाका। अब देखिए, मिश्रा जी के ठीक एक साल बाद ही 1968 में एके सेन एक बिल्कुल ही अलग सोच के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि जमीन की बनावट तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है जो ज्यादा जरूरी है, और वो चीज थी जलवायु। उनका मानना था कि राजस्थान की असली पहचान उसकी जमीन में नहीं, बल्कि उसके मौसम में है। कहीं जबरदस्त गर्मी और सूखा, तो कहीं अच्छी खासी बारिश। उनका मकसद था राजस्थान की क्लाइमेट डाइवर्सिटी को दुनिया के सामने लाना, जो उस समय के हिसाब से एक बिल्कुल नया आइडिया था। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उन वर्गीकरणों को देखेंगे जो ज्यादा डिटेल थे, ज्यादा साइंटिफिक थे। यहाँ से क्लासिफिकेशन का एक नया दौर शुरू होता है। साल 1971 में एंट्री होती है डॉक्टर रामलोचन सिंह की, और वो इस क्लासिफिकेशन के खेल को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले गए। उन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक मॉडल पेश किया जो पहले के किसी भी काम से कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स था। उनका मॉडल, जैसा हम देख सकते हैं, एक हायरार्किकल सिस्टम था, मतलब एक के अंदर एक। सबसे पहले उन्होंने पूरे राजस्थान को 2 बड़े हिस्सों में बांटा, फिर उन 2 हिस्सों को 4 मेन रीजन्स में, और फिर यहाँ बात खत्म नहीं हुई, उन 4 को भी 13 सब रीजन्स में तोड़ दिया। मतलब डिटेल का लेवल देखिए, ये जबरदस्त था। और फिर आता है साल 1994, जो इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। तिवारी और सक्सेना ने अपना वर्गीकरण पेश किया, जो आगे चलकर स्टैंडर्ड बनने वाला था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने पिछली सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को लिया और उसे एक सरल, साफ सुथरे मॉडल में बदल दिया। तो इतने सारे जटिल मॉडल्स के बाद वो जादुई आंकड़ा क्या था जिस पर सब आकर टिक गए? सिर्फ 4। जी हाँ, उन्होंने राजस्थान की पूरी भौगोलिक विविधता को सिर्फ 4 मुख्य हिस्सों में समेट दिया। और ये है वो 4 प्रमुख क्षेत्र। पहला, थार मरुस्थल, जो करोड़ों साल पहले के टेथिस सागर का अवशेष है। दूसरा, सेंट्रल अरावली प्रदेश, जो दुनिया के सबसे पुराने भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तीसरा, पूर्वी मैदान, जो फिर से टेथिस सागर की ही देन है। और चौथा, दक्षिण पूर्वी पठार या हड़ौती, जो अरावली की तरह ही गोंडवाना लैंड से बना है। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये तो राजस्थान का करोड़ों साल पुराना इतिहास बता रहा है। तो अब हमने चारों मुख्य कोशिशों को देख लिया है। अब वक्त है कि इन सब को आमने सामने रखकर देखें। एक फाइनल मुकाबला, कि कौन कहाँ खड़ा है और आखिरी नतीजा क्या निकलता है।
तो ये है सभी वर्गीकरणों का फाइनल शोडाउन। यहाँ हम देखेंगे कि हर विद्वान ने क्या अलग किया और अंत में किसका तरीका सबसे असरदार साबित हुआ। ये टेबल पूरी कहानी को एक नजर में बयां कर देती है। हम देखते हैं कि मिश्रा जी ने जमीन के आधार पर 7 हिस्से किए, सेन साहब ने मौसम पर फोकस किया, डॉक्टर सिंह तो इतने डिटेल में चले गए कि 2 बड़े, 4 मुख्य और 13 छोटे हिस्से बना दिए। और आखिर में तिवारी और सक्सेना का साफ सुथरा साइंटिफिक मॉडल सिर्फ 4 हिस्सों के साथ, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हुआ। और ये रहा आखिरी फैसला। हमारे स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं, तिवारी व सक्सेना का वर्गीकरण सर्वाधिक प्रामाणिक व प्रचलित माना जाता है। इसकी सिंप्लिसिटी और साइंटिफिक अप्रोच ने ही इसे स्टैंडर्ड बना दिया। तो अब कोई सोचेगा कि ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये हमें राजस्थान की विविधता को समझने के लिए एक क्रिस्टल क्लियर फ्रेमवर्क देता है। ये हमें दिखाता है कि रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और पठार, ये सब मिलकर इस अनोखे राज्य की तस्वीर पूरी करते हैं। और जरा सोचिए, जब सरकार को कोई योजना बनानी हो पानी या खेती के लिए, तो 13 हिस्सों वाला एक उलझा हुआ नक्शा ज्यादा मददगार होगा या 4 हिस्सों वाला साफ सुथरा नक्शा? जाहिर है दूसरा वाला। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, किसी भी जगह का भूगोल, वहाँ की जमीन, वहाँ की नदियां, वहाँ के पहाड़ हमारे भविष्य को कैसे तय करते हैं? किसी जगह की जमीनी बनावट वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी इकोनॉमी और उनके कल्चर को किस तरह से शेप देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।